स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट न्यू कोर्स 2021 और 22 के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ल्ड बुक है उसका फर्स्ट टर्म का चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस चैप्टर से संबंधित आज की इस वीडियो में, आज के इस लाइव सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप इस लाइव सेशन को, आप इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज का लिंक बच्चों आपको इस वीडियो के, इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, इस वीडियो का, इस लाइव सेशन का सबसे पहला रूल कि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आपको ये जो 4 ऑप्शन है ये बताऊंगा, तो आपकी तरफ से जो आपका सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में आकर बता सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से सबसे पहला प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बहुत ईजी सा प्रश्न है, फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है 6370 किलोमीटर, 7380 किलोमीटर, 9390 किलोमीटर या फिर 8360 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, इसके संदर्भ में ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है धरातलीय चट्टानें, दूसरा है खनन, तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार और उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं वो उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक मिस्टेक है। ये मिस्टेक है कि यहाँ पे ये जो प्रत्यक्ष लिखा है, ठीक है ना, ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष है। ठीक है, ये क्या है? अप्रत्यक्ष। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब आप इसको याद रखिए इस तरह से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं? आपके ऑप्शन है उल्काएँ, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं और उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उपरोक्त सभी स्रोत हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? एक तरह से आपसे ये पूछा जा रहा है उन परतों के नाम क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है भूपर्टी या फिर महाद्वीपीय परत जिसे सियाल कहते हैं, दूसरी मेंटल या फिर मध्यम परत जिसे साइमा कहते हैं, तीसरी क्रोड या फिर आंतरिक परत जिसे निफ्य कहते हैं और उपरोक्त सभी। तो आंतरिक बनावट के आधार पर पृथ्वी को उपरोक्त सभी यानी कि 3 परतों में विभाजित किया गया है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मानव के द्वारा अब तक भूगर्भ प्रवेदन यानी कि भूगर्भ में अधिक गहराई तक खोदा जाना कहाँ किया गया है और कितना किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक, आर्कटिक महासागर में कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक, या फिर भूमध्य सागर में कोला क्षेत्र 22 किलोमीटर की गहराई तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव के द्वारा अभी तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन जो है वो 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है, जो कि आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का टूटना, पृथ्वी का कंपन, भूगर्भ का हिलना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जैसा कि आपकी किताब में बताया गया है उसके अनुसार साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन।
ठीक है, पृथ्वी का कंपन करना ही भूकंप का साधारण भाषा में अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भूकंप का अवकेंद्र या फिर उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को यहाँ महसूस किया जाता है। दूसरा, भूकंप का सबसे विनाशकारी स्थान होता है। तीसरा, भूकंप का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है। और ऑप्शन फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो भूकंप का अवकेंद्र या फिर उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, इस संदर्भ में जो ऑप्शन थर्ड है ये वाला आपका सही है। भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाती है, उसे भूकंप का अवकेंद्र या फिर उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी भूकंप से संबंधित है। अधिकेंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिकेंद्र यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप उत्तम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। दूसरा, सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को यहाँ पर महसूस किया जाता है। तीसरा, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक उपरोक्त नहीं बल्कि ऊपर है कि अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर यानी कि 90 डिग्री के कोण पर बनता है। और उपरोक्त सभी। अधिकेंद्र के बारे में ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये तीनों ही सही हैं, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? पहला, भूपटल का वह भाग जहाँ कोई भूकंपीय तरंग भूकंपमापी पर अभिलेखित नहीं होती है। दूसरा, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। तीसरा, स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और अलग अलग दिशाओं में जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र के संदर्भ में ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। भूपटल पर वह भाग जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग भूकंपमापी पर अभिलेखित नहीं होती है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? एस्थोनोस्फीयर यंत्र का, रिक्टर स्केल का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका? रिक्टर स्केल का। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सीस्मोग्राफ किसे कहते हैं? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, सीस्मोग्राफ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा उसके आघात को मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, ज्वालामुखी के उपयोगों को अधिक बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है, सीस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगें मापी जाती है। और फोर्थ है, ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। सीस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में चलाई जा रही परियोजनाओं के नाम लिखिए। ऑप्शन फर्स्ट, गहन समुद्र प्रवेदन परियोजना, समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, समुद्रों को महाद्वीपों से जोड़ना परियोजना, या फिर ए और बी दोनों। तो भूगर्भ की जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वो ए और बी दोनों, यानी कि गहन समुद्र प्रवेदन परियोजना और समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना, ये दोनों ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एस्थेनोस्फीयर किसे कहते हैं? ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग भूपट्टी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का क्रोड, इनमें से कोई नहीं।
तो एस्थ्रोनोस्फीयर जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मेंटल का ऊपरी भाग एस्थ्रोनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। इस तरह से अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ पे देखिए अलग तरह से प्रश्न यहाँ पे मैंने बनाए हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए, पृथ्वी की भूपट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए पृथ्वी की जो पटपटी है उसको कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में। पहला है महाद्वीपीय परत या फिर सियाल। 20 किलोमीटर मोटी यह परत मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्युमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी होती है, अतः इसे सियाल यानी कि SI से मतलब होता है सिलिका व AL से मतलब होता है एल्युमिनियम, इसे सियाल भी कहते हैं और इसका घनत्व कम होता है, तो ये सही है। दूसरी है महासागरीय परत या फिर सीमा। यह परत 20 से 30 किलोमीटर की औसत गहराई पर पाई जाती है, जो कि मुख्यतः बेसाल्ट से बनी होती है। यह घनत्व में सियाल से भारी होती है। इस परत में सिलिकेट के साथ मैग्नीशियम खनिज जो होते हैं वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा है भूपट्टी। यह पृथ्वी का बाहरी भाग है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो अब देखिए प्रश्न को एक बार दोबारा से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की भूपट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे पूछा गया भूपट्टी को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी प्लेटों में विभाजित किया जाता है ये नहीं पूछा गया है, पृथ्वी की भूपट्टी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका हम आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन सेकंड है पहला दूसरा सही है। ऑप्शन थर्ड है दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन फोर्थ है पहला और तीसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। पहला और दूसरा इसके ऑप्शन जो हैं वो सही है। कौन कौन से? महाद्वीपीय परत या फिर सियाल, महासागरीय परत या फिर सीमा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, क्या है देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः कितनी परतों में विभाजित है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला है भूपट्टी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर होता है। दूसरी है मेंटल। भूपट्टी के नीचे का जो भाग होता है वो मेंटल कहलाता है और यह भाग भूपट्टी के नीचे से आरंभ होकर यानी कि 30 किलोमीटर से नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल बनाता है और मेंटल का निचला भाग जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, जिसका घनत्व लगभग 34 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तीसरा है क्रोड। मेंटल के नीचे क्रोड पाया जाता है, जिसे हम आंतरिक व बाहरी क्रोड दो हिस्सों में बांटते हैं। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में होता है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और जो क्रोड होता है वो निकिल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्यतः 3 परतों में बांटी गई है, भूपट्टी, मेंटल और क्रोड। ये आपको समझ में आ गया। अब इनमें से जो सही ऑप्शन है हमें उसका चयन करना है। ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट है पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सेकंड है पहला दूसरा सही है। ऑप्शन थर्ड है पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन फोर्थ है दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो ऑप्शन थर्ड है पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, भूपट्टी, मेंटल और क्रोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन, इनमें हमेशा उद्गार होता रहता है यानी कि ये हमेशा फटते रहते हैं। दूसरा, तरल लावा के ठंडे होने पर मिश्रित ज्वालामुखी बनते हैं। तीसरा, ए और बी दोनों। या फिर चौथा है ये वे ज्वालामुखी होते हैं
जिनसे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ एवं राख भी निकलती है, ये मिश्रित ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। मिश्रित ज्वालामुखी किन्हें कहते हैं? वे ज्वालामुखी जिनसे तरल लावा के साथ साथ जलते हुए पदार्थ एवं राख भी निकलती है, उन्हें मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए जब ये जो भाग होता है ये मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तब इसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, वहीं यह पदार्थ अगर मेंटल के निचले भाग में रह जाए या फिर धरातल में रह जाए तो इसे लावा कहा जाता है। ऊपरी भाग में मैग्मा कहते हैं और धरातल पर इसे लावा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट लावा प्रवाह, मिश्रित ज्वालामुखी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का दक्कन ट्रैप जो है वो बेसाल्ट लावा प्रवाह ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है और उसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ज्वालाखंडिश्म क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वह घर के अंदर का मैग्मा होता है, मतलब ज्वालामुखी के अंदर का मैग्मा। दूसरा पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले लावा। तीसरा है ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा का पिंड, राख, धूलकण आदि। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो ज्वालाखंडिश्म जो होते हैं ये जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे व बड़े लावा के पिंड, राख, धूलकण आदि को ज्वालाखंडिश्म कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न बचता है, उसके बाद हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की ऊष्मा के स्रोत क्या हैं? ठीक है, पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है इसके स्रोत क्या हैं? ऑप्शन फर्स्ट है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन सेकंड है तल वृद्धि की ऊष्मा, ऑप्शन थर्ड है पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की ऊष्मा के जो स्रोत हैं वो रेडियोधर्मिता भी है, तल वृद्धि की ऊष्मा भी है, पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों की ऊष्मा भी है। तो पृथ्वी के ऊष्मा के स्रोत क्या हो गए? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते थे वो सभी के सभी आपको बता दिए गए। एंड आई होप बच्चों आज का ये वीडियो, आज का ये लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो अपने सभी क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।